यस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? सब मजे में है? बहुत अच्छा। ये बच्चे आज हमें रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप लोग के लिए। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th का जो क्लासिकल कंसेप्ट है, पुराना वाला डिल्स बोर्ड थ्योरी, यानी वेल डिफाइंड ऑर्बिट, वेल डिफाइंड वेलोसिटी, रेडियस, सब कुछ। और जो मॉडर्न है वो है क्वांटम केमिस्ट्री। उस पर हम 15 वीडियो भी कल ही अपलोड किए हैं स्क्रूडिंगर के नाम से। उसमें बड़ा मेहनत हुआ है, लेकिन पहले आप लोग उसको अभी मत देखिए, करंट मारेगा करंट। ठीक है, पहले आप ये देखिए आज वाला, राइट। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग उसको बहुत ध्यान देखिए, फिर इस पे आपको हम क्वेश्चन, IIT का क्वेश्चन पे आपको हम इस पर हम देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अब तुरंत चालू करते हैं। क्या है, देखो ये कंसेप्ट ये कहता है कि इफ वी टेक कंसिडर ए न्यूक्लियस where protons are present inside and suppose we take only one electron system, for example. What do you mean by one electron system? इसका क्या मतलब क्या भैया? मतलब साफ है, जिसमें सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन हो। जैसे H एटम है और जैसे हीलियम ले तो उसमें 2 उसमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर हम प्लस कर दें तो याद रखें, देखो एटॉमिक नंबर Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वो इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है, लेकिन जब न्यूट्रल है तब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा सकता होगा। इसमें देखो अभी भी 2 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन 1। ऐसे ही अगर हम ले लें लिथियम, तो लिथियम ले लें अगर, तो लिथियम 2+, अगर लिथियम 2+ है तो क्या मतलब हो गया, यानी फिर यहाँ पर इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ अभी भी 1 है। ये बात सबको समझ आ रहा बच्चे लोग? सबको, मेरे ख्याल से सबको ये बात समझ में आ रहा होगा, राइट। तो अब इधर देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर ये r रेडियस पर ये मूव कर रहा है, और इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। देखो किसी भी सर्कुलर मूवमेंट में जो टेंजेंट पर जो होगा डायरेक्शन, वो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगा उसके, राइट। और चार्ज कितना होगा न्यूक्लियस पर? Ze। क्यों? देखो प्रोटॉन पर भी चार्ज वही 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वही 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। फर्क क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है, वैल्यू वही है, ठीक है, वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो क्या करेंगे, तो ये Ze यानी क्या हो गया, ये न्यूक्लियस पर चार्ज हो गया। ये बात क्लियर हो गया? अरे भाई जैसे हमने कहा, सपोज आई सेड सोडियम, तो इसका Z है 11, यानी 11 प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होगा? तो न्यूक्लियस पर चार्ज +11 E होगा, वेयर E इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। देखो प्रोटॉन में भी याद रखिएगा बच्चे लोग, प्रोटॉन में भी ये -19 कूलम होता है, समझ गए? प्रोटॉन में भी -19 कूलम ही होता है, राइट। बस ये ख्याल रखिएगा इसमें, बस ये ख्याल रखिएगा कि इसमें लेकिन ये मत करना कि प्रोटॉन है तो प्लस कर दिया, ये प्रोटॉन में ये प्लस हो जाएगा, यानी ये -19 दोनों में है, ठीक है, -19 में दोनों में ही है, राइट। तो अब क्या देखा आपने कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, देखो अपोजिट चार्जेस, आप ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, जो अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट जो चार्जेस हैं उनमें क्या होगा, उनमें होगा अपोजिट में क्या होगा, अट्रैक्शन, प्लस माइनस में अट्रैक्शन। और जो सिमिलर चार्जेज हैं, जो सिमिलर चार्जेज उनमें क्या होगा, उनमें होगा रिपल्सन। तो कितना रिपेल करेंगे, कितना अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स का क्या वैल्यू होगा, वो सबसे पहले फाइंड किया था कूलम ने। उसको एक बार देख लीजिए। तो लेट अस सी कूलम्स लॉ। अब हम लोग कूलम्स लॉ पर आ रहे हैं कि सपोज करो इफ देयर इज Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज, 2 particles having 2 charges Q1 and Q2, and they are separated by the distance r, तो F अट्रैक्टिव अगर कब होगा, अगर वो क्या होगा, अगर वो अपोजिट चार्जेस होंगे। मतलब क्या होगा कि एक का हो प्लस, एक का हो माइनस, या माइनस प्लस। और या F रिपल्सिव कब, वही जब सिमिलर चार्जेस होंगे। तो दोनों ही केस में जो फोर्स इलेक्ट्रिकल है, रिपल्सिव चाहे अट्रैक्टिव, दिस इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R²। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना अट्रैक्शन या रिपल्सन। कब होगा अट्रैक्शन, जबकि अपोजिट चार्ज। कब होगा रिपल्सन, जबकि सिमिलर चार्ज होंगे।
तो और जितना डिस्टेंस होगा उतना कम होगा। स्वाभाविक सी बात है, जितना दूरी बढ़ जाएगी उतना होल्ड आपस में कम हो जाएगा, तो वहां पर रिपल्सन यानी कि रिपल्सन या अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये फॉर्मूला, इसी को आप जानते हैं। अगर हम इक्वेट कर दें क्या कि देन फोर्स वुड बी इक्वल टू कांस्टेंट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया कूलम्स लॉ। इसी को बोलेंगे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, अच्छा और सुनिए, अब जैसे ये इसमें जो K की वैल्यू है इस पर जिक्र कर लें। K की वैल्यू पर मेरे ख्याल से इस तरह लिखेंगे, दिखाई पड़ जाएगा। कमिंग टू K की वैल्यू आप पढ़ेंगे बेहतर फिजिक्स में, इस पर हमको जानकारी कम है, जितना है उतना बता रहा हूं। K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन 0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इस सब के बारे में चर्चा कीजिएगा अपने जो फिजिक्स सर हैं। तो इसमें इसका ये पूरा K का वैल्यू ये आता है 9 × 10⁹। कैन यू थिंक द यूनिट? सोच पाएंगे? बिल्कुल सोच पाएंगे। कैसे? इसमें देखो, तो K वुड भी क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाई चार्ज स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। सही पकड़े हैं। तो K न्यूटन इंटू डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। और बाई चार्ज का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर। C स्क्वायर, अरे ये सेंटीमीटर नहीं, अरे ये कूलम स्क्वायर है। ठीक है, ये कूलम स्क्वायर है, राइट। तो ये आपने देख लिया। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, देखना चाहे आप तो देख सकते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा आपको लगेगा समझ में कि यही K की वैल्यू, तो ये जो वैल्यू हमने बताया आपको, ये दिस इज एक्चुअली SI यूनिट वैल्यू। ठीक है, और आप कंपेयर कर चुके होंगे इस फार्मूले को। ये इसी तरह से याद करो, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला था, याद आया? क्या था वो? तो G इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर, याद आया? जहां इसकी वैल्यू काफी कम थी, 6.6 इंटू 10⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना, मास में था। तो K को अगर हम CGS सिस्टम में, पुराने सिस्टम में, SI मतलब ये सिस्टम था SI यानी MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड, और ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो K की वैल्यू को हम जरा कन्वर्ट करना चाहेंगे, देखेंगे कितना आता है। कैसे देखेंगे? सुनिए, तो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, ये होता है। अरे समझते हैं, डाइन चुड़ैल की बहन कोरोना की आंटी है, कोरोना की है, 10⁵। और 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, ये तो सबको पता है। और 1 कूलम इज 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, ESU। अब ये कहां से आता है, इसके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है, ये समझ गए? ये बस खाली आप फैक्ट्स ने बता दिया, ये आपको आप ध्यान से आप देख लिए होंगे। अब हम इसको जरा फाइंड करना चाहेंगे कि वास्तव में इसकी वैल्यू क्या है। तो ये हमने यहां अभी आपको बताया कि वैल्यू ऑफ K which is 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कितना था वैल्यू? ये कितना था? दिस केम टू बी इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी को बदलेंगे, तो इसी को हम बदलना चाहते हैं CGS यूनिट में। तो कांस्टेंट जो कितना रहेगा? 9 × 10⁹, नो प्रॉब्लम। और न्यूटन तो 10⁵ डाइन हो गया, और मीटर स्क्वायर तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर तो 10⁴ हो गया, डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर तो 3 × 10⁹ ESU उसका स्क्वायर इंटू 3 × 10⁹, ये दिखा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, दिख रहे हैं कितना? 9 से कैंसिल हो गया ये, और 10⁹ देख रहे, ये कैंसिल, 5 ये हो गया, यानी जस्ट 1। मतलब देखा आपने क्या? ये बिल्कुल एग्जैक्टली कितना आ गया? तो इसी K का वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली आता है 1 क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था SI में, यहां क्या लिखेंगे? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आ रहे हैं, नाउ वी आर कमिंग फॉर दैट डायग्राम वंस अगेन। विच डायग्राम? वही डायग्राम जो जिसमें कि न्यूक्लियस पर चार्ज, जिसको हम Q1 लेट दैट बी ZE, क्योंकि Z क्या है? प्रोटॉन का नंबर है, और वो R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है उस पर चार्ज। तो ये जो E है वही E है Q2। तो मेरे, और
इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास है m और वेलोसिटी है v, जो टेंजेंशियल यानी वेलोसिटी बदल रही है डायरेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वही कूलम्ब लॉ ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिकल जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये समझ आया कि नहीं? क्यों? अरे Q1 जेड ई है और Q2 ई है, तो जेड ई इंटू क्या हो गया, जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको ध्यान रखिएगा। राइट, अब जरा से बढ़ते हैं आगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बस देखते रहिए। ठीक है बच्चे लोग, बहुत से बस देखते रहिए इसको सदाने से। ओके, तो क्या करेंगे, देखते रहिए बहुत ध्यान से। तो फिर से वही डायग्राम, चूंकि पेज बदल गया है, तो ये आर डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन है, मास m, वेलोसिटी v है, ये मूव कर रहा है, और यहां पर जेड ई है। तो क्या देखा आपने अभी देखा आपने ये F इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। दूसरे आप पढ़ेंगे फिजिक्स में रोटेशनल मूवमेंट, उसमें एक चीज आपने ध्यान दिया होगा क्या, कोई भी पार्टिकल, जैसे आप एक थ्रेड में एक आप जैसे रस्सी में क्या कीजिए, एक छोटी सी बाल्टी ले लीजिए, इसमें दूध जम पानी भर लीजिए और इसको पूरा घुमाइए, तो बिल्कुल जब ये ऊपर हो जाएगा, जब ये बकेट बिल्कुल ये अपसाइड डाउन हो जाएगा, तब भी इसमें से मिल्क बाहर नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर, किसी भी सर्कुलर मूवमेंट में हर पॉइंट पर एक तो अंदर फोर्स खींचता है और एक बाहर, इसलिए कांस्टेंट रेडियस पर ये मूव करेगा। समझ गए ये? तो यहां भी तो जो अंदर फोर्स और बाहर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अट्रैक्शन, दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिपल्सन। जो अट्रैक्शन है वो काम करता है टुवर्ड्स ईच अदर, यानी सेंटर की बात करें तो टुवर्ड्स सेंटर, कहां करेगा, इट विल वर्क एज टुवर्ड्स सेंटर, ये सेंटर की तरफ इट विल वर्क टुवर्ड्स सेंटर। और जो रिपल्सन ये कहां करेगा, आउटसाइड, दिस विल वर्क आउटसाइड, यानी कि दैट इज अवे फ्रॉम, दैट इज इट विल वर्क एज अवे फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से दूर काम करेगा। तो जो बाहर की तरफ काम करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंदर की तरफ काम करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये टर्म है फिजिक्स में, इसको आप आसानी से जान जाएंगे, इसमें कोई बहुत घबराने का आपको सकता नहीं है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर होंगे। जैसे यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो है फोर्स इलेक्ट्रिकल, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अंदर वो है फोर्स, जो ये लिखा था मैंने, ये याद आया, यानी क्या हो गया, ये के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और जो सेंट्रीफ्यूगल है, हर हाल में जो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल है वो होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। अब ये कहां से आता है, बेटर यू रिफर टू फिजिक्स, ये रोग फिजिक्स का है, तो फिजिक्स के डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिएगा। हमसे पूछेंगे तो हम आपको उल्टा पुल्टा दबा देंगे और आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। ठीक है, हमारी दुकान नहीं चल पाएगी। तो इससे ये मिला रिलेशन, इससे क्या फाइंड किया आपने, इससे देखेंगे अगर तो एक आपको मिलेगा, एक रिलेशन मिल गया से क्या कि वी स्क्वायर वुड बी, कैन यू फाइंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू, फाइंड कर लेंगे भाई, वी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये निकालिए, तो आर स्क्वायर, ये आर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया आर, ये तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा एम, और यहाँ एक आर बचा था तो बाई एम आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। राइट, अब जरा सुनिए, नील्स बोर थियरी, जो नील्स बोर थियरी है, नील्स बोर थियरी वो ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट क्या बल्कि ये कहें, बल्कि ये कांस्टेंट न क्या बल्कि कहें क्वांटाइज्ड। और हम आपको बता चुके हैं मीनिंग ऑफ क्वांटाइज, यानी कि डिस्क्रीट, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू, सेपरेट वैल्यू, क्वांटाइज्ड। तो ये आता है या तो h/2 पाई, या तो 2h/2 पाई,
या तो होगा ये 3h/2π, मतलब क्या होगा, मतलब ये n इंटू h/2π, यानी h/2π के मल्टीपल में होगा। मतलब 1.5 h/2π कभी नहीं होगा, 2.5 h/2π, 2.5 कभी नहीं होगा। जब होगा तो h/2π 2h यानी n h/2π। तो n क्या हो गया 1 2 3 यानी जितने इंटीजर नंबर से, ये ले आपने, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ओमेगा क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी, आई क्या है, ये mr²। m क्या है, अरे वही जो r रेडियस पर कोई सर्कुलर मूवमेंट कोई पार्टिकल m मास का कर रहा है तो r उसका मास m हो गया, और v स्पीड से अगर ये मूव कर रहा है तो v तो mr², तो v/r यानी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी v/r को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया m, ये r कैंसिल हो गया एक टर्म, तो mr भी या mvr कहें तो mvr इक्वल्स टू nh/2π। ये फार्मूला, ये इक्वेशन ये कहां से आया, ये अभी ड्राइव करेंगे बाद में, क्योंकि नील्स बोर की थ्योरी आई थी 1913 में, और उस समय उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स ये चीज फाइंड किया था। बाद में उसको डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, स्क्रूडिंगर ने इसको प्रूफ किया था कि यह सही था। ये हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये फिर से तो क्या अभी तक देखा आपने, तो mvr इक्वल्स टू nh/2π। एक बार ध्यान सुनो बेटे, देखो जैसे ही ध्यान सुनेगा, जैसे ही आपको कोई चीज समझना है तो वीडियो को पास कर दीजिए, और अगर मतलब इस फ्रेम से आगे बढ़ रहे हैं तो उसको पास कर दीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए, समझ गए। यानी वो एक बार लिख लीजिए और फिर बाद में उसको दोबारा रिपीट करेंगे लगातार, तो आपको फिर ये दिखाई आपको आसानी से, फिर आपको फिर पड़ जाएगा, फिर कोई दिक्कत आपके लिए फिर नहीं आएगी फिर, लेकिन एक बार आपको प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये आपने लिख लिया, तो इससे क्या हो गया, तो v इक्वल्स टू nh/2π mr, ये निकला। तो इसी में अब हम क्या करें, इसी क्वेश्चन को अगर हम स्क्वायर कर दें तो स्क्वायरिंग क्वेश्चन, तो v² वुड बी इक्वल टू n² h²/4π² m²r²। ये स्क्वायर क्यों किया भैया, ताकि ये जो इक्वेशन था बगल में आपको शायद दिखाई पड़ रहा होगा, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन, ताकि दोनों को हम क्या कर पाए, सो दैट बोथ ऑफ द टू कैन बी वेल इक्वेटेड, दोनों को हम आसानी से इक्वेट कर पाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो आप दोनों बराबर कर दिया आपने, दोनों को अगर आपने इक्वेट कर दिया तो क्या मिला आपको, तो आपको साफ साफ यहां दिखाई पड़ रहा होगा कि नाउ इट मीन्स द टू आर इक्वल, तो kz²/mr and this would be equal to n² h²/4π² m²r²। तो mr ये टर्म कैंसिल हो गया, ये ध्यान देते भाई। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं, इससे इस वाले से क्या देख पा रहे हैं कि ये जो r बचा उसको हम बाहर निकाल, इस तरफ ले लें r, तो ये हो जाएगा क्या n² h², और ये वाला r जो बचा उधर जाएगा, और 4π² m यहां बचा हुआ है, और kz² इधर आ जाएगा। तो क्या हो गया, n² क्या हो गया, फिर 4π² और ये kz² इधर लाओ, तो ये हो गया kze², और m वहां बचा था ये मिला आपको, एक फार्मूला मिला रेडियस का nth ऑर्बिट का फार्मूला, ठीक है। ये जैसे आप देखेंगे भाई h एटम के चारों तरफ में कई ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, तो वही n की वैल्यू याद करो, n की वही वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ये सब वैल्यू किसकी है, ऑर्बिट की वैल्यू है। इसमें ध्यान देखिए, इसमें सिर्फ n²/z बदल रहा है, समझ रही है। अरे भाई ऑर्बिट फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, जेड क्या है, हाइड्रोजन एटम है, हीलियम है, लिथियम है, ये बदल रहा है, इसको आप ध्यान से लिख लीजिए, राइट। अब ध्यान सुनिएगा, अगर जहां कोई डाउट हो तो रुक जाइए, जहां कोई डाउट हो वहां स्क्रीन को रोक दीजिए। तो अभी आपने क्या देखा कि एक फार्मूला आपने देखा था, अब ध्यान सुनिएगा इसको। पहला था क्या, फोर्स इलेक्ट्रिकल, ये क्या था kze²/r², ये हो गया था फोर्स सेंट्रीफ्यूगल mv²/r। तो इससे मिला था इक्वेशन v² इक्वल्स टू क्या मिल गया था, kze²/mr। अच्छा मुझे बताओ, देखिए इसी को अगर ध्यान से देखिए, अगर इसको ध्यान से,
तो क्या इससे आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल पा रहे हैं? बोलिए, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? ये होता है हाफ mv² ही होता है। तो हाफ mv² अगर है तो स्वतः ये हाफ m इंटू v²। तो v² आपने क्या कर लिया? तो ये हो गया kz² बाई mr, ये आपने। तो मतलब क्या हो गया? m कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kz² बाई r। ये m कैंसिल हो गया, क्या दिखाई पड़ा? ये इसको नोट कर लीजिएगा, ये काम आएगा। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला नोट कर लीजिए, काम आएगा, बहुत जल्दी से काम आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। ये तो एक तो ये हो गया, राइट। अब जरा देखेंगे दूसरा क्या था? वही नील्स बोर थ्योरी। नील्स बोर थ्योरी क्या था? ये mv², ये सुनिए, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, ये क्या था? mvr इक्वल्स टू nh/2π, ये था। ठीक है, ये इससे मिला आपको क्वेश्चन क्या? v इक्वल्स टू nh/2πmr। तो फिर क्या किया आपने? फिर आपने इसका स्क्वायर कर दिया। देन v² इक्वल्स टू n²h²/4π² और ये v² और ये v² का आपने इन दोनों को आपने मिला दिया। तो क्या मिल गया फिर आपको? एक क्वेश्चन क्या मिल गया? तो फिर r इक्वल्स टू आ गया n²h²/4π² kze²m, ये मिला। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं r इक्वल्स टू n²/z, ये कांस्टेंट है, इनटू कांस्टेंट यानी h, याद करो h क्या है? h है प्लांक्स कांस्टेंट, याद है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या 6.6 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, ये आपने देख लिया। ठीक है बच्चे, राइट। ऐसे ही k का वैल्यू बता चुके हैं, तो ये सब फाइंड करेंगे। मतलब अगर तो क्या करेंगे? तो ये आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा n इंटू ये आ जाएगा 0.529, ये इसका किसका वैल्यू? h²/4π² k² की वैल्यू साल पर जाएगा 0.529 इंटू 10 पावर, याद क्या भाई? 10 पावर -10, ये आ जाएगा मीटर में। यही दिखेंगे तो ये n²/z, यही बाई z इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे n²/z इंटू 0.529 एंगस्ट्राम। क्यों? क्योंकि 1 एंगस्ट्राम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये फार्मूला r nth ऑर्बिट का ये फार्मूला। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। जैसे किसके लिए बात कर रहे हैं तो ये अलग अलग सबको ये बात होता रहेगा। ठीक है बच्चे लोग, तो ये हमने डिराइव किया फार्मूला ऑफ रेडियस। ठीक है बच्चे लोग, स्टूडेंट्स। अब सुनिए बेटा, तो अब ये 24 मिनट्स हो रहा है। अब हम इस वीडियो को कट करेंगे और फिर अगला बताएंगे एनर्जी का कैलकुलेशन। ठीक है चलो, बस, थैंक यू।